Namaskar दोस्तों, welcome back with another mock test. So today we will discussing about the 100 important question related with the modern history of India, जो कि आपके पटवारी सिलेबस में ये टॉपिक्स दिए गए हैं। उससे रिलेटेड 100 important क्वेश्चन आज हम करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द मॉक टेस्ट आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर आपको 10,000 से ज़्यादा एमसीक्यू वाली पीडीएफ चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज जरूर करिए। इसमें आपको सारा सिलेबस कवर देखने को मिलेगा एंड आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी होगी। सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। प्लीज़ काइंडली मैसेज on this number. So, without wasting the time, to start the first question on the screen. अब बताओ दोस्तों, 1498 में किस पुर्तगाली खोजकर्ता ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो कौन थे वो? तो वो थे ऑप्शन ए वास्को डी गामा। ठीक है, वो थे वास्को डी गामा जिन्होंने खोज की थी। वो 1498 में कालीकट, ठीक है, केरल में। कालीकट कहाँ है? केरल में। वहां वो पहुंचा था। ठीक है, तो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ दोस्तों, दोस्तों थोड़ा सा ऑप्शंस में यहाँ पे डी है। ठीक है, यहाँ पे डी है। सी सी 2 बार हो गया है तो प्लीज डोंट माइंड। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, तो सी नहीं है, बाकी मैं आंसर आपको मैं बता दूंगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डच लोगों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ठीक है, वेयर डिड द डच एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? ठीक है, ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। कहाँ की थी स्थापित? तो वह की थी दोस्तों मसूलीपट्टनम। ठीक है, मसूलीपट्टनम इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, मसूलीपट्टनम में की थी पहली फैक्ट्री स्थापित। वेरी गुड, चलिए आगे चले। अब देखो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1665 में मसूलीपट्टनम में पहला अपना कारखाना खोला था। कहने का मतलब ये है। ठीक है, आगे चले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। अब बताओ दोस्तों कि बेरदा का युद्ध 1759 किन दो शक्तियों के बीच लड़ा गया था? मतलब किन दो पावर्स के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। बैटल ऑफ बेदरा, ठीक है, जो कि 1759 में हुई थी। किसके बीच हुई थी? सो द राइट इज ऑप्शन नंबर अंग्रेजी एंड डच। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अंग्रेज और डच के बीच लड़ा गया था, है ना, बैटल ऑफ बेदरा का युद्ध। ठीक है, इस युद्ध में अंग्रेजों ने डच शक्ति को भारत में पूरी तरह पराजित कर दिया था। ठीक है, अंग्रेजों ने डच शक्ति को, डच पावर को पूरी तरह हरा दिया था 1759 में। ठीक है, 59। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? कहाँ की गई थी? द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश एट, सो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वो है सूरत। सूरत में की गई थी पहली फ्रांसीसी जो फ्रेंच फैक्ट्री थी इंडिया में, सूरत में पहली स्थापित की गई थी। कब की गई थी? वो की गई थी 1668 में। ठीक है, अगर डेट पूछे तो 1668 इज द राइट आंसर, है ना। चले आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। द बैटल ऑफ वांडी वॉश 1760, ठीक है, एंडेड द ड्रीम्स ऑफ विच यूरोपियन पावर इन इंडिया? भारत में किस यूरोपीय शक्ति के सपनों को समाप्त कर दिया था वांडी वॉश के युद्ध में? सो फ्रांसीसी। ठीक है, इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को निर्णायक रूप से हराया। कहने का मतलब ये है, सपनों को समाप्त करना मतलब हराना। ठीक है, फ्रांसीसियों ने किसको हराया था? सॉरी, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था। ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे चले। अब देखो, जब इंग्लिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तब मुगल सम्राट कौन था? ठीक है, हु वॉज द मुगल एम्पायर व्हेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन। अकबर था, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। मुगल सम्राट कौन था? अकबर था। कंपनी का गठन 1600 में हुआ था। तब दिल्ली का जो अकबर का शासन था दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली पर अकबर का शासन हुआ करता था 1600 ईस्वी में। वेरी गुड, आगे चले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
कैप्टन हॉकिंस ने किस मुगल सम्राट के दरबार का दौरा किया था? कौन था वो मुगल सम्राट? वो किया था जहांगीर, ठीक है। जहांगीर इज द राइट आंसर। कब किया था? 1609 में। कैप्टन हॉकिंस ने 1609 में जहांगीर के दरबार में व्यापारिक रियायतें मांगने पहुंचा था। कौन? कैप्टन हॉकिंस। आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब बताओ, बॉम्बे को अंग्रेजी राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में किसके द्वारा दिया गया था? बॉम्बे वॉज गिवन टू द इंग्लिश किंग चार्ल्स सेकंड एज डाउरी बाय द, ठीक है, किसके द्वारा? तो पुर्तगालियों के द्वारा। ऑप्शन पुर्तगाली सी इसका सही हो जाएगा। पुर्तगाल की जो राजकुमारी कैथरीन के विवाह के अवसर पर बॉम्बे अंग्रेजों को मिला था। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन साथ में है इसकी, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब बताओ दोस्तों कि ब्लू वाटर पॉलिसी का संबंध किस गवर्नर से है? ब्लू वाटर पॉलिसी है इज एसोसिएटेड विद विच गवर्नर? द राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है, फ्रांसीसी डी अल्मेडा, ठीक है, फ्रांसीसी डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा इज द राइट आंसर। किससे संबंधित है ब्लू वाटर पॉलिसी का संबंध? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अल्मेडा का उद्देश्य हिंद महासागर पर पुर्तगाली प्रभुत्व स्थापित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? ठीक है, द इंग्लिश एस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट। तो आपके सामने ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है, डी है। दोस्तों ये डी है, इसे है ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, ये डी है। द राइट आंसर इज मसूलीपट्टनम, ठीक है, मसूलीपट्टनम में कारखाना स्थापित किया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। वेरी गुड, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो थोड़ा सा इसमें कब किया था, यहाँ पे देखो 1611 में, अंग्रेजों ने 1611 में मसूलीपट्टनम में दक्षिण का पहला कारखाना खोला था। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया? डुअल सिस्टम था जो, कहाँ पे? बंगाल में। उसे किसने जो समाप्त किया था? उसे किया था वॉरेन हेस्टिंगस ने समाप्त किया था। वॉरेन हेस्टिंगस, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब देखो वॉरेन हेस्टिंगस ने 1772 में, ठीक है, जो द्वैध शासन को समाप्त कर प्रशासन कंपनी के हाथ में लिया, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के तहत व्यापकता का सिद्धांत, ठीक है, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हड़प नीति पेश किया गया था? इस गवर्नर जनरल के तहत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस। सो द राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी, किसके तहत पेश किया था? लॉर्ड डलहौजी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति के तहत सतारा, झांसी और नागपुर जैसी रियासतों का विलय किया। कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब बताओ दोस्तों, किसे भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है? फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया किसे मानते हैं? वो मानते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस इज द राइट आंसर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब देखो कॉर्नवालिस ने प्रशासन के यूरोपीकरण और नागरिक सेवाओं का नागरिक सेवाओं को संगठित किया था, ठीक है, किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में पहली रेलवे लाइन किसके कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी, खोली गई थी? कौन थे वो? तो वो थे लॉर्ड डलहौजी इज द राइट आंसर। लॉर्ड डलहौजी इसका सही हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान खोली गई थी पहली रेलवे लाइन। याद रख लेना है कब खोली गई थी। वो खोली गई थी 1853 में बॉम्बे से थाने, ठीक है,
बॉम्बे से ठाणे के बीच पहली ट्रेन डलहौजी के समय चली थी? ठीक है, 1853 में, सॉरी 1853। लॉर्ड डलहौजी इज द राइट आंसर। आगे चले दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15। तो कई दोस्त सोच रहे होंगे कि ऑप्शन बी भी सही लग रहा है, ए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों, ऑप्शन में ध्यान मत दे। राइट आंसर इसका एक ही होगा और आपको कॉन्सेप्ट याद करना है और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है 1905 में बंगाल विभाजन के समय वॉइस रॉय कौन था? 1905 में बंगाल विभाजन का जो समय था उसमें वॉइस रॉय कौन था? ऑप्शन है हमारे, वो था लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन था उस टाइम वॉइस रॉय। कब? 1905 में बंगाल विभाजन के समय। वेरी गुड। लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधाओं के नाम पर बंगाल का विभाजन किया था। आगे चले दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब बताओ 1878 का, यानी कि 1878 का वार्न कूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया था? वार्न कूलर प्रेस एक्ट था, उसे किसके द्वारा पारित किया गया था 1878? तो वो थे लॉर्ड लिटन, ठीक है, लॉर्ड लिटन थे। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा ना, लॉर्ड लिटन थे जिनके द्वारा वो पारित किया गया था एक्ट, ठीक है। लॉर्ड लिटन ने भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह कानून बनाया था, है ना। क्यों बनाया था? अब यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि जब भारतीय समाचारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया गया था। आगे चले, नेक्स्ट है 17, ठीक है। अब बताओ भारत में किस वॉइसरॉय को स्थानीय स्वशासन शासन का जनक कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन, ठीक है, स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ लोकल सेल्फ सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। अब बताओ भारत में किस वॉइसरॉय को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है। किसे कहते हैं? कौन वो वॉइसरॉय थे? भारत के किस वॉइसरॉय को कहा जाता था? तो वो कहा जाता था लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड रिपन को कहते थे, ठीक है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लॉर्ड रिपन। अब देखो, लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव पेश किया था, ठीक है। आगे चले। अब बताओ सती प्रथा को 1829 में किस गवर्नर जनरल द्वारा समाप्त किया गया था? सती प्रथा थी, उसको 1829 में समाप्त किया गया था, तो किस गवर्नर जनरल ने किया था? ऑप्शन आपके सामने है। तो द राइट राइट आंसर इज लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे जिनके द्वारा ये समाप्त किया गया था। कब? 1829 में। अब देखो, राजा राममोहन रॉय के सहयोग से बेंटिक ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था, ठीक है। किसके सहयोग से? राजा राममोहन के सहयोग से। आगे चलें। अब बताओ भारत का अंतिम वॉइसरॉय कौन था? हु वॉज द लास्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया? तो वह था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन थे, वो भारत के अंतिम वॉइसरॉय थे। माउंटबेटन भारत के अंतिम वॉइसरॉय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो स्वतंत्र भारत है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, पहले गवर्नर जनरल भी हमारे माउंटबेटन थे, ठीक है। क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए हैं। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। भारत में पहली जनगणना, ठीक है, किसके तहत आयोजित की गई थी? किसके तहत आयोजित की गई थी? कौन थे वो? तो वो थे लॉर्ड मेयो, ठीक है। लॉर्ड मेयो थे, लॉर्ड मेयो यानी कि मायो, ठीक है, लॉर्ड मायो इज द राइट आंसर। थोड़ा हिंदी इंग्लिश कई बार गड़बड़ हो जाते हैं, ये नाम ही ऐसे है, तो इंग्लिश में बेटर रहेगा, ठीक है। अब देखो 1872 में लॉर्ड मायो के जो कार्यकाल में पहली बार जनगणना का प्रयास हुआ था, ठीक है। कब? 1872 में। देखो 1872 में पहली बार जनगणना का प्रयास किया गया था। वेरी गुड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। थोड़ा ऑप्शन गलत हो गए दोस्तों, बाकी जो क्वेश्चन है वो
एग्जाम बेस्ड है सारे एंड प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए क्वेश्चन भी है इसमें और इम्पोर्टेंट भी है, तो डोंट माइंड। आप बस कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर भी आपको एक ही इसमें आंसर जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बताओ मैसूर का वह जो शासक कौन था जिसने चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में अंग्रेजों से लड़ाई जो लड़ी, कौन था वो? तो वो था टीपू सुल्तान, ठीक है। टीपू सुल्तान था 1799 में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी टीपू सुल्तान की भी देखो 1799 में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलबाई की संधि 1782 में किसे समाप्त किया था, किस युद्ध को समाप्त किया था? तो वो किया था प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध, ठीक है। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध को सलबाई की संधि ने 1782 में समाप्त किया था, ठीक है। कहने का मतलब ये है। वेरी गुड, आगे चले। अब देखो इस संधि के माध्यम से मराठों और अंग्रेजों के बीच 20 साल की शांति रही थी, ठीक है। ये संधि इतनी इंपॉर्टेंट थी। आगे चले। अब बताओ दोस्तों कि बक्सर का युद्ध 1764 अंग्रेजों और किसके संयुक्त नेताओं के बीच लड़ा गया था? कौन नेता थे? ऑप्शन ऑन द स्क्रीन, आराम से पढ़िए। तो वह थे मीर कासिम शुजा-उद-दौला, ठीक है। शाह आलम द्वितीय। कौन थे? मीर कासिम शुजा-उद-दौला, शाह आलम द्वितीय इज द राइट आंसर, ठीक है। वेरी गुड, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। थोड़े से नाम टफ है याद करने, बट एक आधा नाम तो याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24। अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य का विलय किस वर्ष किया था? तो वह किया था 1849, ठीक है। 1849 में किया था, 1849 में। दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के बाद लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब का जो विलय कर दिया। आगे चले। अब बताओ कि हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द हैदराबाद स्टेट? तो कौन था? वो था निजाम उल मुल्क आसफ जाह, ठीक है। ये इसका सही हो जाएगा। उन्होंने 1724 में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की नींव रखी थी। अब रखी गई थी 1724 में। वेरी गुड, आगे चले। अब बताओ ब्लैक होल ट्रेजेडी किस शहर से संबंधित है? ब्लैक होल जो ट्रेजेडी है किस शहर से संबंधित है? तो वह है कलकत्ता से। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कब हुई थी ये हुई थी 1756 में सिराज उद दौला के बंगाल अभियान के दौरान यह घटना कलकत्ता में हुई थी। कब? 1756, ठीक है, 56 में। ब्लैक होल ट्रेजेडी। वेरी गुड, आगे चलें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब बताओ श्रीरंगपट्टनम की संधि पर किस युद्ध के बाद हस्ताक्षर किए गए थे? तो कौन सा युद्ध था? तो वह था तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध इज द राइट आंसर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर थी, उसके बाद हस्ताक्षर किए गए थे किस पे? संधि पे, है ना। 1792 में। कब? 1792 में, 1792 में इस संधि के तहत टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य भी देना पड़ा था, ठीक है। आधा राज्य भी देना पड़ा था टीपू सुल्तान को इस संधि के दौरान। वेरी गुड, आगे चलें। अब बताओ अवध राज्य की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु फाउंड द स्टेट ऑफ अवध? तो वह की गई थी किसके द्वारा? सादत खान बुरहान उल मुल्क, ठीक है। सादत खान बुरहान उल मुल्क इज द राइट आंसर। अवध जो राज्य की स्थापना इसके द्वारा की गई थी, कब? 1722 में सादत खान ने अवध को मुगल साम्राज्य में स्वतंत्र घोषित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के बाद किस मराठा नेता ने पेशवा पद समाप्त किया कर दिया था? पेशवा युद्ध समाप्त कर दिया था, तो वह था बाजीराव द्वितीय, ठीक है। बाजीराव द्वितीय।
1818 में अंग्रेजों ने पेशवा पद समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को बिठूर भेज दिया। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टो नोवा का जो युद्ध था, कौन सा? पोर्टो नोवा, जो कि 1781 में अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा शासक शामिल था? कौन सा शासक शामिल था इस युद्ध में, पोर्टो नोवा युद्ध में? अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा शासक था? वो था हैदर अली। ठीक है, हैदर अली था जो, वो अंग्रेजों के खिलाफ हो गया था। एंड हैदर अली को सर आयर कुट ने इस युद्ध में हराया था। ठीक है, हैदर अली को सर आयर कुट ने इस युद्ध में हराया था, सॉरी, है ना? ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। अब आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भू राजस्व की महलवारी व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? भू राजस्व की महलवारी व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? ये क्वेश्चन ऐसे है जो कि आपको 10th +1 +2 लेवल के क्वेश्चन है इसमें, और आपने पढ़े भी होंगे। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो इनके बारे में ज़रूर आपने पढ़ा होगा 10th में, 1 में, 2 में। राइट आंसर है होल्ट मैकेंजी। ठीक है, होल्ट मैकेंजी ने सुझाव दिया था, है ना? 1822 में होल्ट मैकेंजी ने उत्तर पश्चिम भारत के लिए यह व्यवस्था सुझाई थी, भू राजस्व, ठीक है, महलवारी की व्यवस्था। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32। अब बताओ, स्थायी बंदोबस्त में राज्यों की मांग लगान के कितने प्रतिशत तय की गई थी? कितने प्रतिशत पर तय की गई थी? तो वो की गई थी 10/11, है ना? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब देखो, ऑप्शन ए द राइट आंसर। क्या कह रहा है कि जमींदारों को 1/11 हिस्सा मिलता था और 10/11 हिस्सा कंपनी को देना पड़ता था उन्हें। आगे चले। अब बताओ, रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत जमीन का मालिकाना हक किसे दिया गया था? रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत की बात हो रही है, तो किसे दिया जाता था? वो दिया जाता था व्यक्तिगत किसान को, रैयत को, इंडिविजुअल, उसे खुद। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इसमें किसान सीधे सरकार को लगान चुकाते थे, सीधे, है ना, डायरेक्ट। अब बताओ, किस व्यवस्था ने कृषि जिलों को महलों में विभाजित किया? Which system divide the agriculture district into महल्स? कृषि जिलों को महलों में विभाजित किया गया था, तो वो थी महलवारी व्यवस्था। महलवारी व्यवस्था थी। महल का अर्थ गांव या गांवों का समूह होता था उस टाइम। महल ऐसे नहीं बोल रहे कि घर बना दिए गांव में, तो महल का अर्थ क्या होता था? गांव का समूह होता था, एक व्यवस्था होती थी जिसमें पूरा गांव बसाया जाता था। ठीक है, तो महलवारी इज द राइट आंसर। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लागू किया गया था? तो कहाँ किया गया था स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले लागू? तो वो किया गया था बंगाल और बिहार में। ठीक है, बंगाल और बिहार में लागू किया गया था स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले। कब? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल प्रेसिडेंट में इसे लागू किया था, प्रेसिडेंसी में लागू किया था। ठीक है, कब किया था? 1793 में, 1793 में। आगे चले। अब बताओ, मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था का वास्तुकार कौन था? मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था का वास्तुकार कौन हुआ करता था? वो था थॉमस मुनरो। ठीक है, थॉमस मुनरो था। थॉमस मुनरो ने मद्रास के अधिकांश हिस्सों में इसे लागू किया था, इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था को। आगे चले। अब बताओ, ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ठीक है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी वॉज। तो क्या उद्देश्य था? तो वह था अधिकतम राजस्व संग्रह। ठीक है, अधिकतम राजस्व संग्रह, मैक्सिमाइज रेवेन्यू कलेक्शन, ये उद्देश्य हुआ करता था ब्रिटिश भू राजस्व नीति। ठीक है, पॉलिसी ये थी
ब्रिटिश कंपनी का मुख्य लक्ष्य अपने व्यापार और प्रशासन के लिए अधिक धन जुटाना होता था। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस भूमि व्यवस्था के कारण शक्तिशाली मध्यस्थ जमींदारों के एक नए वर्ग का उदय हुआ? ठीक है, तो किस भूमि व्यवस्था के कारण, तो कौन सी भूमि व्यवस्था थी? वो थी स्थायी बंदोबस्त इज द राइट आंसर। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त थी। इस व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का स्थायी स्वामी बना दिया था। ठीक है, जमींदारों को स्थायी स्वामी बना दिया गया था। स्थायी बंदोबस्त वो व्यवस्था थी। ठीक है, आगे चलें। अब बताओ, महलवारी व्यवस्था में जो राजस्व भुगतान के लिए कौन जिम्मेदार था? महलवारी व्यवस्था हुआ करती थी, उसमें जो राजस्व भुगतान के लिए कौन जिम्मेवार होता था? तो वो होता था सामूहिक रूप से ग्राम समुदाय। ठीक है, जो विलेज कमेटी हुआ करती थी उस टाइम। ठीक है, वो थी इसमें जिम्मेदार। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सनसेट लॉ। ठीक है, सनसेट लॉ सूर्यास्त कानून का संबंध किससे था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सनसेट लॉ का जो कानून था किससे संबंधित था? तो वह था स्थायी बंदोबस्त से। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त से संबंधित था। कौन सा? सनसेट लॉ। यह जमींदार नियत दिन सूर्यास्त तक राजस्व जमा नहीं करते थे तो उनको जमीन नीलाम कर दी जाती थी। कहने का मतलब ये है, ठीक है, जो जमींदार हुआ करते थे उसमें अगर सूर्यास्त से पहले पहले उन्होंने अपना जो राजस्व था वो जमा नहीं करवाया, जो कर होता था वो जमा नहीं किया, तो उनकी जो ज़मीन होती थी वो नीलाम कर दी जाती थी। तो सनसेट लॉ किससे संबंधित हुआ? वो हुआ स्थायी बंदोबस्त से। ठीक है? घुसा लेना दिमाग में। आगे चलें। अब बताओ कि इकोनॉमिक ड्रेन, ठीक है? शब्द किस पुस्तक में लोकप्रिय हुआ? इकोनॉमिक ड्रेन यानी कि आर्थिक दोहन शब्द किस पुस्तक में लोकप्रिय हुआ था? कौन-सी वो पुस्तक थी? वो थी पोएट्री एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, पोएट्री एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वो बुक थी जिसमें इकोनॉमिक ट्रेंड जो लोकप्रिय था ये। ठीक है, द राइट आंसर। दादा भाई नौरोजी ने 1901 में इस पुस्तक को प्रकाशित किया था। ठीक है, 1901 में, है ना, इस बुक को, पोएट्री एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया को। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के तहत विऔद्योगीकरण के सॉरी विऔद्योगीकरण ने मुख्य रूप से किस क्षेत्र को प्रभावित किया? है ना? डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन अंडर ब्रिटिश रूल प्राइमरली इफेक्टेड व्हिच सेक्टर? ठीक है, किसे प्रभावित किया था? किस सेक्टर को प्रभावित किया था? वो क्या था? हस्तशिल्प और वस्तु यानी कि हैंडीक्राफ्ट्स एंड टेक्सटाइल। ठीक है, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल, हस्तशिल्प एवं वस्त्र इज द राइट आंसर। सस्ते निर्मित ब्रिटिश कपड़ों ने भारतीय बुनकरों और कारीगरों को तबाह कर दिया था, है ना? अब बताओ दोस्तों, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? तो वो लिखी गई थी आर.सी. दत्त ने। ठीक है, आर.सी. दत्त ने लिखी थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन्होंने ब्रिटिश नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के पतन का विस्तृत विश्लेषण किया है इसमें, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण के कारण किसका उत्पादन हुआ? कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ। तो राइट आंसर है नकदी फसलें, कैश क्रॉप्स। ठीक है, नकदी फसलें इज द राइट आंसर। उत्पादन किसका उत्पादन हुआ था? नकदी फसलों का। ब्रिटिश ने कपास, नील और चाय जैसी नकदी फसलों को बढ़ावा दिया ताकि वे विदेशी उद्योगों को कच्चा माल दे सके। ठीक है, आगे चले दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब बताओ, उच्च भू राजस्व और अ,
व्यवसायीकरण का परिणाम अक्सर क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? वो होता है ऋणग्रस्तता और अकाल, ठीक है? बी इज़ द राइट आंसर। किसानों को कर चुकाने के लिए साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था, जिससे वे गरीबी के जाल में फंस जाते थे, ठीक है? गरीब के नहीं, सॉरी, गरीबी के, है ना? कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है। आगे चलें? अब देखो, ब्रिटिश सरकार में बागान उद्योग पर किसका वर्चस्व था? जब ब्रिटिश सरकार थी, तो जो बागान उद्योग थे, उसमें किसका वर्चस्व हुआ करता था? वो हुआ करता था यूरोपी पूंजीपति का, ठीक है? नील चाय और कॉफ़ी के अधिकांश बागान अंग्रेज़ों के स्वामित्व में थे, ठीक है? आगे चलें, नेक्स्ट है 47 क्वेश्चन। अब बताओ, भारत में रेलवे की शुरुआत ने किसके प्राथमिक हित को पूरा किया? तो वो किया था ब्रिटिश व्यापार और सेना, ठीक है? इससे बहुत ही राहत मिली थी व्यापार को और सेना को रेलवे की शुरुआत से। अब देखो, रेलवे का उद्योग कच्चे माल के परिवहन और सेना की तीव्र आवाजाही के लिए किया जाता था। सेना जल्दी से जल्दी पहुंच जाती थी, ठीक है? इसलिए किया जाता था रेलवे का इस्तेमाल, तो बहुत बेनिफिट हुआ था। कहने का मतलब ये है। सो 48 क्वेश्चन है हमारा। किस अकाल के कारण स्ट्रेची आयोग का गठन हुआ था? सो वो हुआ था 1876 से 78 का महान अकाल। 1876 से 78 का महान काल था, उसके कारण स्ट्रेची आयोग का गठन हुआ था। इस आयोग ने अकाल राहत के लिए बुनियादी सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार की थी। नेक्स्ट है हमारा। अब बताओ कि अंग्रेजों की एक तरफा मुक्त व्यापार नीति का अर्थ क्या था? एक तरफा मुक्त व्यापार नीति का जो अर्थ था, वो था कि भारत में ब्रिटिश आयात पर कोई शुल्क नहीं, ठीक है? जो नो ड्यूटी ऑफ ब्रिटिश इम्पोर्ट टू इंडिया, कोई ड्यूटी नहीं होती थी। जो ब्रिटिश का जो अ, माल आता था, कच्चा माल आता था, उसमें कोई भी शुल्क नहीं लगाया जाता था भारत में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, अब बताओ, भारत की संपत्ति इंग्लैंड को लुप्त हो रही है, यह वाक्यांश किसका था? ठीक है? वेल्थ ऑफ इंडिया इज वैनिशिंग टू इंग्लैंड, ये जो वर्ड थे, ये किसके थे? ये थे दादा भाई नौरोजी का ये शब्द हुआ करते थे। उन्होंने ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के विनाशकारी प्रभाव को उजागर किया था, ठीक है? दादा भाई नौरोजी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन 1 से ये स्टार्ट हो रहा है 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? 50 इसमें पीडीएफ में थे, 50 इस पीडीएफ में थे, ठीक है? अब देखो, क्या कह रहा है कि 1857 का विद्रोह वास्तव में किस स्थान से शुरू हुआ था? किस स्थान से शुरू हुआ था 1857 का विद्रोह? तो वह हुआ था मेरठ से, ठीक है? मेरठ से हुआ था ये शुरू 1857 का विद्रोह। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से विद्रोह को औपचारिकता मिली थी, शुरुआत हुई थी, ठीक है? मेरठ से। वेरी गुड, आगे चलें। अब बताओ दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? वो थे पामर स्टोन, ठीक है? पामर स्टोन थे प्रधानमंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस टाइम, ठीक है? विद्रोह के समय लॉर्ड पामरस्टोन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब बताओ कि झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? झांसी, ठीक है? झांसी में किसने किया था, ये बोल रहा है। तो सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी अंतिम सांस तक झांसी की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा था, इसलिए उन्हें झांसी की रानी भी कहा जाता है ना?
झांसी की रानी भी कहा जाता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, आगे चले। अब देखो नाना साहिब के कमांडर इन चीफ कौन थे? ठीक है, कौन थे नाना साहिब के? तो वो थे तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे थे। तात्या टोपे नाना साहब के मुख्य सेनापति और छापा मार युद्ध के विशेषज्ञ थे, है ना। आगे चले। अब बताओ कि 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध किसने कहा था? भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था किसे? 1857 के विद्रोह को तो किसने कहा था? तो वो थे वीडी सावरकर। ठीक है, सावरकर। वीडी सावरकर थे वो जिन्होंने कहा था द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। ठीक है, आगे चले। अब देखो सावरकर ने अपनी पुस्तक में इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम बताया, है ना। पुस्तक में क्या बताया था? सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, आगे चले। अब बताओ दोस्तों कि 1857 के विद्रोह में कौन सा क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ था? पंजाब, अवध, रुहेलखंड, बिहार। तो वो हुआ था पंजाब सबसे कम अ, प्रभावित, बाकी ये ज़्यादा हुए थे। कहने का मतलब ये है कि पंजाब और दक्षिण भारत इस विद्रोह में काफ़ी हद तक तटस्थ रहे थे। ठीक है, अब बताओ फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था जो, है ना। ये इनकम्प्लीट है क्वेश्चन। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह था उसका नेतृत्व किसने किया था? वो किया था मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, आगे चले। अब बताओ 1857 के बाद भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? 1857 के बाद भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो किस आयोग की नियुक्ति की गई थी? वो की गई थी पील आयोग की। ठीक है, पील कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी 1857 के बाद भारतीय सेना के पुनर्गठन में, है ना। पील आयोग की सिफारिश पर सेना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया भारतीय सेना में। ठीक है, आगे चले। अब बताओ कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं आधुनिक भारत का जनक? तो वो कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। भारतीय पुनः जागरण और सुधार आंदोलन की शुरुआत करने के समय उन्हें यह उपाधि दी गई थी। देव समाज की स्थापना किसने की थी? तो देव समाज की स्थापना की गई थी शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी देव समाज की स्थापना। कब? 1887 में, है ना। 1887 में की गई थी देव समाज की स्थापना, लाहौर में, है ना। आगे चले, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? सो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था नारा। उन्होंने वेदों की सर्वोच्च ज्ञान का स्रोत माना और समाज को वेदों की मार्ग पर चलने का संदेश दिया था। अब बताओ विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम 1856 किसके प्रयास में पारित हुआ? तो वह हुआ था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि ये इसका राइट आंसर है। तो शफल करना मैं भूल गया आंसर को। कोई बात नहीं, बस आप कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, आपका कोई एग्जाम नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये ऑप्शन चाहे ए में हो, बी में हो, सी में हो, डी में हो, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बस आपको समझो इस बात को कि आंसर क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसका सही आंसर है। आगे चले। अब बताओ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
एएमयू की स्थापना किसने की थी? तो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना वो की गई थी सर सैयद अ, अहमद खान ने, ठीक है? सर सैयद अहमद खान ने की थी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रार्थना समाज, ठीक है? प्रार्थना समाज की स्थापना संस्थापक कौन थे? कौन थे समाज के संस्थापक? वो थे आत्माराम पांडुरंग, ठीक है? आत्माराम पांडुरंग थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा में बंबई में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? ठीक है, वो की थी 1897 ईस्वी में। उन्होंने गुरु की याद में बुलेर मठ, ठीक है, में इसकी स्थापना की, ठीक है? किसकी याद में? गुरु की याद में। कहाँ की थी? बुलेर मठ में। वेरी गुड, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय और राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले अध्यक्ष हुआ करते थे। कब? 1885 में, ठीक है? 1885 में 1885 में बॉम्बे अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब बताओ कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है? बदरुद्दीन तैयबजी थे जो कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। याद रखना है बदरुद्दीन तैयबजी इज द राइट आंसर। कब? 1887 के मद्रास अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की थी। 1887 में, है ना? कब थे? 1887 में। अब बताओ 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी? वो की थी लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने की थी। प्रशासनिक सुविधा के नाम पर बंगाल को 2 भागों में विभाजित करने का आदेश दिया था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में लॉर्ड कर्जन ने की थी, है ना? आगे चले। आप सोच रहे होगे कि इसके तो आंसर ए ही है, तो सॉरी फॉर दिस। मैं शफल करना भूल गया आंसर को। कोई बात नहीं, बट हमें कॉन्सेप्ट समझना है। हमें ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है। आंसर बस एक आंसर होगा, वो चाहे ए में हो, बी में हो, सी में हो, डी में हो। तो डोंट माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्वदेशी आंदोलन आधिकारिक तौर पर किस टाउन हॉल में शुरू हुआ? तो कलकत्ता टाउन हॉल, ठीक है? कलकत्ता टाउन हॉल था। उसमें शुरू हुआ था। कब? 7 अगस्त 1905, ठीक है? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में स्वदेशी की प्रतिज्ञा ली गई, ठीक है? स्वदेशी की प्रतिज्ञा ली गई थी कलकत्ता टाउन हॉल में। कब? 7 अगस्त 1905 को, ठीक है? डेट भी साथ में दी है, तो कोई इशू नहीं है ना? लाल बाल पाल, ठीक है? लाल बाल पाल की तिड़की के रूप में किन्हें जाना जाता था, ठीक है? किन्हें जाना जाता था लाल बाल पाल की इसमें? तो लाला लाजपत राय, ठीक है? तिलक एंड पाल, ठीक है? इन्हें जाना जाता था। ये गरम दल के प्रमुख नेता थे, ठीक है? गरम दल हुआ करता था, उनके सबसे प्रमुख नेता थे ये। अब देखो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? 1906 में देखो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में 1906 में कहाँ हुई थी? वो हुई थी ढाका में। ढाका इज द राइट आंसर। ढाका में हुई थी। नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में ढाका में इसकी नींव रखी गई थी। वेरी गुड। नेक्स्ट है कांग्रेस किस अधिवेशन में नरमपंथियों और गर्मपंथियों में विभाजित हुआ? तो सूरत अधिवेशन 1907, ठीक है? सूरत जो सेशन था 1907 में अध्यक्ष दल को लेकर हुए विवाद के कारण कांग्रेस को गुटों में कांग्रेस जो 2 गुटों में बंट गई थी। कब? 1907 में। नेक्स्ट है 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी घोष ने की थी अध्यक्षता। रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता की थी। विभाजन केस में डॉक्टर रास बिहारी घोष अध्यक्ष हुआ करते थे।
लखनऊ समझौता किन के बीच एक ऐतिहासिक समझौता था? लखनऊ समझौता था किन के बीच ऐतिहासिक समझौता था? वो था कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ठीक है? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ करता था। 1906 में दोनों संगठनों में राजनीतिक सुधारों के लिए एक साथ काम करने का निर्णय लिया, ठीक है? कब? 1916 में, सॉरी है ना? 1916 में। नेक्स्ट है 1916 में गर्मपंथियों को कांग्रेस में कौन वापस लाया? कौन वापस लाया था? एनी बेसेंट, ठीक है? एनी बेसेंट थे, उन्होंने वापस लाया था। एनी बेसेंट और तिलक के प्रयासों से एकजुटता प्राप्त हुई। नेक्स्ट है हमारा अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र में होम रूल लीग किसने शुरू की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू की थी 1916 में महाराष्ट्र में होम रूल लीग, ठीक है? बाल गंगाधर तिलक। अब तिलक की जो होम रूल लीग का मुख्यालय वो पुणे में था, ठीक है? पुणे में था। आगे आगे चले, नेक्स्ट है हमारा महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंपारण में किया था। तो ठीक है, याद करने के लिए इजी हो जाएगा आपको। 1907 में राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गंगाधर गांधी जी सॉरी बिहार के चंपारण गए थे, ठीक है? चंपारण कहाँ है? बिहार में। तो चंपारण इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट मॉक टेस्ट में प्रॉपरली आऊँगा, ठीक है? तो अभी मेरे पास टाइम भी नहीं था, तो मैं इसे ठीक भी नहीं कर पाया। मैंने सोचा इस तरह से अपलोड कर देता हूँ। कोई इश्यू नहीं है, कौन-सा एग्ज़ाम आपका टेस्ट हो रहा है, बस ये तो आपके लर्निंग पर्पज़ से है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चंपारण सत्याग्रह किस प्रथा के विरुद्ध था? तो किस प्रथा के विरुद्ध था? वो था तिनकठिया प्रथा, ठीक है? तिनकठिया प्रथा थी, उसके विरुद्ध था। किसानों को 3/20 भाग पर, ठीक है? तिनकठिया, ठीक है? तिनकठिया का मतलब होता था 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। अब है जे.के. गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो कौन थे? वो थे एम.जी. रानाडे, ठीक है? एम.जी. रानाडे थे जे.के. गोखले के राजनीतिक गुरु। महादेव गोविंद रानाडे को गोखले अपना मार्गदर्शक मानते थे। अब बताओ अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? वो की थी समीउल्लाह और आगा खान, ठीक है? समीउल्लाह और आगा खान ने की थी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। कब की थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज दैट 30 दिसंबर 1906 को, ठीक है? 30 दिसंबर 1906 को ढाका में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? ढाका में, है ना? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले स्वराज, ठीक है, शब्द का प्रयोग किसने किया था? 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वो थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है? उन्होंने किया था इस शब्द का प्रयोग, ठीक है? अब बताओ स्वदेशी आंदोलन आधिकारिक तौर पर किस वर्ष समाप्त हुआ? तो वह हुआ था 1911 में, ठीक है? 1911 में जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ तब आंदोलन का मुख्य कारण समाप्त हो गया 1911 में। भारतीय और राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी एनी बेसेंट, ठीक है? इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनी बेसेंट थी 1917 में, ठीक है? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी। भारतीय और राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के नाम से भी इन्हें जाना जाता है 1917 में, ठीक है? अब बताओ गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद चंपारण में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ठीक है? गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद चंपारण के आंदोलन का नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद ने किया था, क्योंकि वो गांधी जी के प्रमुख सहयोगी होते थे, ठीक है? राजकुमार शुक्ल किस राज्य से संबंधित है? तो वो है बिहार से, ठीक है? बिहार से है संबंधित राजकुमार शुक्ल, ठीक है? वह चंपारण जिले के मुरली
भरवाह गांव के किसान नेता थे? आगे चले। अब बताओ, स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या था? वो था मूलाशंकर। ठीक है, मूलाशंकर था अ, वास्तविक नाम। ठीक है, मूलाशंकर। उनका जन्म गुजरात के मौरवी रियासत के टंकारा गांव में हुआ था। किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती का। आगे चले। अब बताओ, उल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो वह किया था अबुल कलाम आजाद ने। ठीक है, अबुल कलाम आजाद ने किया था। तो 1912 में उर्दू में यह पत्र राष्ट्रवादी विचार के लिए शुरू किया गया था। कब किया था? 1912 में अल हिलाल। ठीक है, समाचार पत्र अबुल कलाम आजाद के द्वारा शुरू किया गया था ये समाचार पत्र। अब बताओ, दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस मुगल राजा ने किया था? तो जफर थे। शाह जफर थे, उन्होंने नेतृत्व किया था 1957 के विद्रोह का। ठीक है, दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। आगे चले दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में सैन्य नेता कौन थे? तो बख्त खान थे। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बरेली में आए बख्त खान ने दिल्ली में सैनिकों का मुख्य नेतृत्व किया था। ठीक है, बख्त खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब बताओ, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के जरिए किस भारतीय राज्य को अंत में मिलाया था? तो कौन था? अवध। ठीक है, अवध अंत में मिलाया था। अवध। अवध को 1856 में कुशासन के आधार पर हड़पा गया था। ठीक है, हड़प नीति हुआ करती थी। लॉर्ड डलहौजी ने उस टाइम हड़पा ज्यादा था, मतलब। आगे चले। स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक क्या था? तो वो था चरखा। ठीक है, चरखा हुआ करता था। स्वदेशी कपड़ों के उत्पादन के लिए चरखा निर्भरता का प्रतीक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो थे। लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो थे। मिंटो के कार्यकाल में ही सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब बताओ, होम रूल लीग स्थापना किस देश के पैटर्न पर आधारित था? होम रूल लीग थी तो वो थी आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड के पैटर्न पे आधारित थी होम रूल लीग आंदोलन। ठीक है, जो मूवमेंट थी वो आयरलैंड के पैटर्न पे आधारित थी। आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित होकर एनी बेसेंट ने इसे भारत में शुरू किया था। 1907 का सूरत विभाजन किसके वायसरॉय काल में हुआ था? तो लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो 1907 का जो सूरत विभाजन था वो लॉर्ड मिंटो के काल में हुआ था। 1905 से 1910 तक लॉर्ड मिंटो भारत के वायसरॉय थे। ठीक है, 1905 से 1910 तक थे लॉर्ड मिंटो भारत के वायसरॉय। शेर पंजाब तो लाला लाजपत राय को ही कहा जाता है। ठीक है, शेर पंजाब लाला लाजपत राय को कहते हैं। गरम दल के नेता लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी या शेर पंजाब भी कहा जाता है। तो इसे पंजाब केसरी भी कहते हैं। क्वेश्चन आए तो पंजाब केसरी भी लाला लाजपत राय को कहा जाता है और शेर पंजाब भी लाला लाजपत राय को ही कहते हैं। किस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें वंदे मातरम गाया गया था। रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में यह गीत पहली बार गाया गया था। आगे चले। अब बताओ कि लखनऊ अधिवेशन 1911 की स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार।
कौन थे अध्यक्ष? ये ऑप्शन ए इसका सही है। इन्होंने एक ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने? अंबिकाचरण मजूमदार ने। लखनऊ अधिवेशन 1907 की स्वागत समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है। सो गुलामगिरी किसने लिखी? तो वह लिखी थी ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने लिखी थी गुलामगिरी। जाति व्यवस्था और छुआछूत के खिलाफ 1873 में यह पुस्तक लिखी गई थी। 1873 में लिखी गई थी गुलामगिरी, है ना। सो सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द मॉक टेस्ट। शुरू में मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी, ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी, है ना। लीग की शुरुआती उद्देश्य मुस्लिम हितों की रक्षा और ब्रिटिश वफादारी था। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द मॉक टेस्ट। किस सुधार आंदोलन में सबसे पहले स्वदेशी की वकालत की थी? तो वो की थी आर्य समाज ने। ठीक है, आर्य समाज ने की थी स्वदेशी की वकालत। ठीक है, स्वामी दयानंद ने सबसे पहले स्वदेशी और स्वराज के महत्व पर जोर दिया था। तो दोस्तों ये थे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें ऑप्शंस में रही इस बार। ठीक है, तो अगली बार कुछ सीख मुझे मिली। मैं अच्छे से शफल करूँगा ऑप्शंस को, तो इस बार मैनेज कर लो। बट ऐसा है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। एंड अब कभी मैं इसमें से कोई भी क्वेश्चन पुट करूँगा तो आप फटाफट से जवाब देंगे क्योंकि आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो सॉरी फॉर द मिस्टेक एंड मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। टेक केयर एंड बाय बाय।